जब अनाउंस हुआ कि जेम्स गन डीसी के नए माई बाप बनने वाले हैं तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मानो डायनासोर वापस आ गए। मतलब क्या ही बड़ी बात है इसमें, है ना? मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे सफेद बाल वाले बुढ़ऊ के बारे में पता नहीं चला। क्योंकि आज जो तुम ये इन्फिनिटी सागा देख रहे हो ना, उसकी स्टोरी लाइन में जेम्स गन का भी हाथ था। और तभी मेरा दिमाग घूमा और समझा, अगर जेम्स गन के प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हुई तो डीसी मार्वल को उठा के फेंक सकता है बड़े आराम से। चलो सबसे पहले इन्फिनिटी सागा की ही बात करते हैं। मार्वल के विद्यालय में जब जब अनंत मणि की कहानी लिखी जा रही थी, जेम्स गन केविन फाइगी के राइट हैंड थे। प्लॉट, स्टोरी, कौन किससे मिलेगा, स्टोरी कहाँ कनेक्ट होगी, वो सारी चीजें केविन फाइगी के साथ मिलकर लिखते थे। स्पेशली वो कॉस्मिक स्टोरी लाइन के इंचार्ज भी थे। मतलब स्पेस के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी वो उन सबको हैंडल करते थे। और अकॉर्डिंग टू जेम्स गन, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाते वक्त इन्फिनिटी स्टोन अनंत मणि वाले एंगल के स्टोरी लाइन या प्लॉट के साथ आगे आए कि चीजें इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस से कैसे कनेक्ट होगी। और पहली बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ही थैनोस को प्रॉपर्ली दिखाया गया था, लेकिन डिज्नी ने क्या किया, लात मार के निकाल दिया। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में, जो आगे चल के कितनी बड़ी हिट हुई वो सब जानते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स का भी काफी बड़ा हाथ था इसे सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जेम्स गन भी इन्वॉल्व थे। तो इसके पास काफी है क्या एक्सपीरियंस, सिर्फ मार्वल स्टूडियोज में केविन फाइगी के साथ काम करने का नहीं, बल्कि सुपर हीरो जॉनरा में और मूवी मेकिंग में भी। वो तब से मूवी बना रहा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। एंड ही नॉट ओनली नो हाउ टू मेक मूवीज बट ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू मेक ऑडियंस इमोशनल विथ हिज स्टोरी टेलिंग। इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ मैं। इस चीज से तुम भी एग्री करोगे कि जेम्स गन की जो स्टोरी टेलिंग है वो कुछ अलग हटके होती है। जोक्स है, इमोशंस है, एंगर है, ट्रॉमा है। इन शॉर्ट मूवी कैसी भी हो पर वो तुम्हें बोर नहीं करेगी, तुम मूवी एंजॉय करोगे। बिकॉज उनके कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के तरीके से वो उन कैरेक्टर को भी फैन फेवरेट बना देते हैं जिन्हें कभी किसी ने सुना भी नहीं होता है। लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है, ज्यादा पी ली थी क्या? क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी फेमस हैं उसे फैन फेवरेट बनाना आसान है, पर जिसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है उसे पॉपुलर करना काफ़ी क्रिएटिव काम है। और वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा लेना जानते हैं रिस्क। जेम्स गन डीसी के इस यूनिवर्स में एक ही जैसा टोन पकड़ के नहीं चलेंगे। उन्होंने ये बात साफ कर दी। अगर वो सुपरमैन के साथ होप दिखा रहे हैं तो पीस मेकर के साथ गाली गलौज भी दिखाएंगे। अगर वो डार्क बैटमैन दिखा रहे हैं तो वंडर वुमन को आर रेटेड भी दिखाएंगे, जिसमें स्वाद अनुसार नग्नपन भी होगा वंडर वुमन के शो में। और इसी रिस्क फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली आर रेट, जहाँ जेम्स गन जाने में नहीं डरेंगे, जो काफी बड़ा रिस्क होता है सुपर हीरो मूवीज को लेके। स्पेशली वो मूवीज जो थिएटर में रिलीज होती है, OTT पे नहीं, बिकॉज PG-13 ज्यादा पैसे कमा के देती हैं। देखो, आर रेटिंग मोस्टली ऑडियंस ब्रूटल एक्शन, नग्नपन, उल्टे सीधे सीन्स के लिए समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप आर रेटिंग के साथ दिखा सकते हो। हॉरर, पॉलिटिकल, मिथिकल, साइकोलॉजिकल, स्पेशली साइकोलॉजिकल। अब आप जोकर जैसे कैरेक्टर को लेके PG-13 मूवी तो नहीं बनाओगे ना, मतलब कर लोगे, लेकिन जो जोकर की ट्रू पोटेंशियल है वो एक आर रेटेड मूवी में ही दिखेगी। और जेम्स गन जानते हैं कॉमिक्स में ऐसी स्टोरी लाइन है ना जिन्हें बिना आर रेटिंग के दिखाया ही नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। जिस वजह से आर रेटिंग की तरफ जाने से मिस्टर गन सुपर हीरो मूवीज में अलग अलग वैरायटी टेस्ट लाएंगे, जो बड़े उम्र की जनता को भी आकर्षित करेगी, जो कहीं न कहीं मार्वल करने में हिचकिचाता है, जिसके कारण उनकी हर मूवी कहीं न कहीं एक ही टोन की लगती है। एक्सेप्ट इटर्नल्स, वो अच्छी थी। हाँ, मार्वल ज़ॉम्बीज के साथ वो कुछ ब्रूटल करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे अच्छा लगा था, पर उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे उन्हें करना चाहिए। तो गन ये गलती नहीं करेंगे। अगर वो कैरेक्टर आर रेटिंग मांग रहा है तो उसे आर रेटिंग मूवी मिलेगी। अगर मूवी में इमरान हाशमी की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा। और सिर्फ ये आर रेटिंग पूरे डीसी यूनिवर्स को अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर कभी भी टपक सकता है, और ये भाई साहब टपकाने में तो माहिर है। और जहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है वहाँ ह्यूमंस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बिकॉज ह्यूमंस लव सरप्राइजेस। तो इस डीसी में कुछ भी हो सकता है। अब प्लानिंग की बात करते हैं। जहां मार्वल पहले ढिंडोरा पीटता है फिर काम करता है, वहीं जेम्स गन पहले काम कर रहे हैं फिर ढिंडोरा पीट रहे हैं। मतलब पहले मार्वल मूवीज और शोज अनाउंस कर देता है, फिर उस पे कौन कैसे कहां काम करेगा वो डिसाइड करता है। वहीं जेम्स गन पहले स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, फिर ही चीजें जैसे कि कास्टिंग, डायरेक्टिंग, बजट डिसाइड हो रहा है, जो काफी सिंपल लेकिन काफी तगड़ा तरीका है किसी भी मूवी के अच्छे होने के पीछे। क्योंकि राइटिंग ही होती है जो किसी भी मूवी को अच्छा बनाती है। अगर मूवी की कहानी अच्छी नहीं है तो कितनी भी अच्छी कास्टिंग, बड़े बड़े स्टार्स ले लो, VFX अच्छे से अच्छा कर लो, कोई फायदा नहीं है, सब वेस्ट है। और कहीं ना कहीं मार्वल इस वक्त यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मूवीज की स्टोरी ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है बस काम चलाओ, स्क्रिप्ट लिख के मूवी बना दी। और एक तो मार्वल स्टूडियोज की ये गंदी आदत है स्क्रिप्ट कंप्लीट किए बिना मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देना। ये तो वही बात हो गई बिना बच्चे के एडमिशन कराने चले गए।
जो गलती जेम्स गन अब तक नहीं कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही आगे जा रहे हैं, जो काफी सही चीज है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारे पास एक रोड मैप है, तो तुम्हारा विजन काफी क्लियर रहता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि बैटमैन, उन्हें डायरेक्ट कौन करने वाला है वो भी जेम्स गन नहीं बता रहे हैं, ताकि उस डायरेक्टर पे प्रेशर ना पड़े। और ऑडियंस कितनी अच्छी है सोशल मीडिया पे सब जानते हैं, मतलब कतई पीछे पड़ जाते हैं यार। मतलब बंदे को कुछ बनाने तो दो पहले, फिर क्रिटिसाइज करो ना। लेकिन नहीं, अनाउंस होते ही क्रिटिसाइज करेंगे, गधे कहीं के। सब लोग नहीं होते मानता हूँ, कुछ तो होते हैं ऐसे। और ये सोशल मीडिया वाली चीज जेम्स गन जानते हैं, भला इनसे अच्छा कौन ही जानेगा। तो जेम्स गन पूरी प्लानिंग के साथ जाते दिख रहे हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और वहीं मार्वल अपनी ही मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन में उलझ गया है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन गई हैं, ऑडियंस एज वेल एज मार्वल के खुद के लिए। लेकिन मार्वल को मैं वीक नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पास सक्सेसफुल यूनिवर्स चलाने का एक्सपीरियंस है। जो अभी गन करने वाले हैं वो मार्वल ऑलरेडी कर चुका है। बाकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फाइगी एक मास्टर प्लानर है तो गन एक मास्टर स्टोरी टेलर, तो टक्कर बराबरी की होगी। और मार्वल अभी भी अगले 3 साल भारी रहेगा डीसी पे। सुपरमैन ने 100 मिलियन ज्यादा कमा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्वल एक स्पाइडरमैन मूवी उठा के मारेगा ना, सब दब जाएंगे। क्योंकि सुपरमैन डीसी का वन ऑफ द फेमस सुपर हीरो हो के भी सिर्फ 600 मिलियन ही कमा पाया, जो उसकी पोटेंशियल के हिसाब से काफी कम है। तो गेम 1-2 मूवी का नहीं है, काफी बड़ा है। और अगर WB एग्जीक्यूटिव बीच में उंगली नहीं करते हैं और 5 से 6 साल चीजें जेम्स गन के अकॉर्डिंग चल गई ना, तो नया डीसी मार्वल को पीछे छोड़ सकता है बड़े आराम से। तो जनता लोग, तुम बताओ क्या लगता है, जेम्स गन हमें कैसा डीसी दे सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं? साथ ही कभी सोचा है कि लियो डिकैप्रियो जैसे बड़े हॉलीवुड एक्टर्स मार्वल मूवीज को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्या उन्हें पैसों का लालच सच में नहीं है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ तुम्हें अभी बताता हूँ।